गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी एनर्जेटिक लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा चल रहा है। राइट, लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं हम लोग। एक मैं ओवरव्यू ले लेता हूं आपसे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो अपनी आज स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है इसके बारे में वो जानकारी ले सकते हो। डेफिनेटली आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, मैथोलॉजीज होनी चाहिए। इस श्रृंखला का पहला भाग यानी कि जो मैंने पहला आपकी क्लासेस से पहले कल जो ली है वो बेसिकली थी कि यूपीएससी में क्या रिक्वायरमेंट है। स्किल और एजुकेशन, जब तक आप इन दोनों को मर्ज नहीं करोगे तब तक आप कंपटीशन में आगे नहीं जा पाओगे। इस भीड़ में से आपको मैंने कल होमवर्क दिया था कि 1300 लोगों में लगभग एक सीट आपको मिलेगी, लगभग इतना आपका रेशियो है। तो सवाल एक प्रश्न पूछो कि जो मेरे पास जो 13 लाख लोग हैं उनको मुझे पीछे करने के लिए क्या करना होगा। वो सभी एक ही मकसद के साथ, एक ही एम के साथ आ रहे हैं और मैं कैसे फाइनल सिलेक्शन उनसे लड़के ले पाऊंगा। तो वो सारे कारणों की खोज करो। जितना ज्यादा तुम इन कारणों की खोज करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जितने रीजन आइडेंटिफाई रहेंगे कि मुझे पता है कि यहां पर मेरे पास जो सेगमेंट है, मुझे 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं लगभग एवरेज, और उसमें से मुझे अपनी एक सीट चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या काम करने जा रहा हूं, कौन कौन सी स्किल की लिस्ट बनाऊंगा। इसको आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करिए और डायरी लिखने की आदत डालिए। खुद को करेक्ट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम मोटिवेशन खोजते हैं लेकिन हम इंस्पिरेशन के बारे में नहीं जानते। मोटिवेशन बाहर से अंदर की तरफ आता है। इंस्पिरेशन के लिए बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो एक आग की तरह होते हैं, फ्यूजन प्रक्रिया होती है, वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। राइट, फॉलोअर्स मोटिवेशन लेते हैं, लीडर्स इंस्पायर करते हैं। याद रखिएगा, जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोटिवेशन को ग्रहण करते हैं, बाहर से अंदर एनर्जी लेते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व करने का गुण होता है, वो हमेशा अपनी एनर्जी को अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप उन स्किल का सेट बनाइए। उस स्किल का सेट बनाइए जहां पर आप वो चीजें सीखना चाहते हैं। कैसे, ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछो कि कैसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई अद्भुत क्षमताएं हैं, तुम्हारे पास कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ जादू है जो तुम्हें ऐसे जो है वो सर पे हाथ रखेगा और अचानक से तुम्हारा ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर समय अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा और उस हीट को समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। उनकी एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या स्किल्स तुम्हें चाहिए। क्या तुम बुक तेजी से पढ़ पाते हो, यानी आपका WPM कैसा है, वर्ड पर मिनट आपका काउंट कैसा है। क्या आप नोट्स बनाने की नई नई मेथड्स को जानते हो। क्या आप लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट हो पाते हो। ऐसा तो नहीं कोई चीज आपको इमोशनल ब्लॉकेज, कोई आपका मेंटल ब्लॉकेज, कोई आपकी बॉडी का जो एलिमेंट होता है, कई बार बहुत पेन है, कई बार मुझे वो रोकती है ज्यादा देर पढ़ने से। क्या मेरा दिमाग ज्यादा देर भटकता है। क्या मेरे आसपास का माहौल मुझे पढ़ने से रोकता है। क्या मेरे आसपास का जो एटमॉस्फियर है, राइट, क्या वो डिस्करेज करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर बहुत कुछ, आपके आसपास लोग कानों में रात दिन डाल रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, आईएएस तुम्हारा नहीं है, गांव देहात का लड़का नहीं बनता, लड़की हो तुमसे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर ये चीजें डालते हैं। क्या मेरे पास जो बुक्स हैं उनको मैं प्रॉपर टाइप पे खत्म करके रिवाइज कर पाता हूं। क्या मेरे पास रिवीजन की टेक्निक है, ठीक है, तो रिवाइज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, मेरी आंसर राइटिंग मैथोलॉजी कैसी है, क्या मैं अच्छा आंसर लिख पाता हूं, मेरे आंसर की गुणवत्ता क्या है, क्या मैं अच्छी एसे राइटिंग कर पाता हूं, क्या मैं टीचर के साथ चल पा रहा हूं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको लिस्ट करना पड़ेगा। क्या मेरे पास मुझे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की समझ है, क्या मैं अपना टाइम बचाने के लिए स्मार्ट मैथड जानता हूं, क्या मुझे कोई नई चीजों के बारे में पता है जहां पर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। इनकी आपको जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक कभी भी ये कार्य नहीं जो है वो शुरू हो पाएगा। राइट, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंडा ये है, आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे सोचते हो कि मैं आईएएस बनूंगा, ठीक है, लेकिन आप कभी नहीं पूछते हो कि मैं आईएएस कैसे बनूंगा। मैं आईएएस बनूंगा ये आप प्रोक्लेम कर देते हो, आप डिफाइन कर देते हो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बाद का चरण क्या है, मैं कैसे बनूंगा, प्रोसेस क्या है। और मैंने हमेशा कहा कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही बात कही गई थी, यानी कि एस्टेब्लिश प्रोसेस, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर साइड। राइट, तो यहां पर आपको लगातार यही कोशिश करनी है। और जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, याद रखिएगा, अब आप कहेंगे सर इनकी आवश्यकता क्या है। पहली बात,
जब तुम किसी भी क्लास में हो, चाहे तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, चाहे तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर के साथ हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या कोई तो टीचर तुम्हें जरूरत पड़ेगी सेल्फ स्टडी में भी, तो ऐसी कंडीशन में तुम उससे पूछोगे क्या? ओजांग तुम्हारे सामने, तो ओजांग से तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट ही नहीं जानते। पूरी पढ़ाई के दौरान उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे पूछना क्या है। अब आपके सामने YouTube है, आपके सामने जो है वो WhatsApp खुला हुआ है, या आपके सामने Google खुला हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा मैं गूगल से पूछूं क्या। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन को फेच कैसे करना है, उसको ग्रहण कैसे करना है। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए और प्रिपरेशन को एक लॉन्ग टर्म एक लेआउट दीजिए। लंबे समय तक चलना है और लंबे समय तक हमें नई नई चीजों को सीखना है। लेट्स स्टार्ट इट। अब मैं यहां पर स्ट्रेटजी पे बात करने जा रहा हूं। जब हम यूपीएससी को देखते हैं, यूपीएससी में नंबर 1 अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ऐसी चीज जो बहुत ही कम बार मैंने इसके बारे में बात किया। जनरली मैं स्टूडेंट से 1 to 1 इसके बारे में बात करता हूं। आज मैं आपको वो चीज बात करने जा रहा हूं जो यूपीएससी का बहुत ही कोर एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी क्लास का पर्पस आपको समझ में आना चाहिए। बिना उद्देश्य के, ठीक है, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि मैं उजांग सर के साथ क्यों जोड़ रहा हूं, मेरा आउटकम क्या निकल कर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट इट। जब भी आप यूपीएससी में बात करते हैं तो स्टेप 1 लिखते जाओ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर विचार करना उसे शुरू करो। अगर तुम वाकई में श्योर शॉट सक्सेस चाहते हो अपने यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में, या जो भी आप लाइफ में हो वहां अगर सक्सेस होना चाहते हो, तो स्टेप्स के बारे में सोचो कि गलतियां हमसे कहां होती हैं। चलिए बात करते हैं। जब हम यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करने की बात करते हैं, राइट, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 पे हम आते हैं, तभी मैं अपना इसके बारे में बात करूंगा। तो हम स्टेप 1 में हम जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है। ज्यादातर लोग इस ब्रॉडर डोमेन पे ही अपने आप को रोक देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगला स्टेप आता है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमें जीएस प्रिपेयर करना है, हमें जो है ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, राइट, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय, प्लस हमें जो है वो अपना क्वालिफाइंग पेपर, हिंदी और इंग्लिश जो भी है आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, प्लस हमें आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन, प्लस एस्से हमें प्रिपेयर करना है। कुछ बच्चे इसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको टाइम मैनेजमेंट की एक्चुअल ट्रिक बताता हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और हमसे बेसिकली जब आप जाकर कहते हो लास्ट में सर टाइम नहीं मिल रहा, जरा मुझे बताइएगा, जो बच्चे प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी जिनको एग्जाम देना है, वो हमेशा ये कहते हैं सर टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास बहुत से मैसेज ऐसे आए, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डे 1 से आपने समझा ही नहीं कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। आपको इस हिस्से में बांट देना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, कई बच्चे यहां तक भी काम कर लेते हैं, लेकिन जो और समझदार होते हैं, जो ये लास्ट में जिनको आना होता है, टॉप 100 में जिनको आना होता है, वो इसके बाहर जाते हैं। अब इसके बाद वो अगला स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में अब वो कहते हैं जैसे जीएस है, तो जीएस के 2 पार्ट है, मुझे पढ़ना है, प्री के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए पढ़ना है। समझते जाओ, प्री के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए पढ़ना है। लेकिन अब कई बार लोग जो होते हैं यहीं पर गलती कर जाते हैं, ध्यान से समझिए। कई बच्चों ने मुझसे पूछा प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। मैं पूरे अपने सिलेबस को इसके साथ बताता जा रहा हूं। तो प्री में जैसे मेंस में जाते हैं तो मेंस में हमें 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे 4, जिसमें चौथा एथिक्स का पेपर होता है, राइट। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और हमारे पास सोसाइटी है। सेकेंड पेपर की बात करें तो हमारे पास पॉलिटी है और आईआर है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, कोई ये ना कहे कि इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करें तो हमारे पास मेजर पोर्शन इकोनॉमी, उसमें भी बहुत बड़ा पोर्शन 11 टॉपिक एग्रीकल्चर यानी कृषि। इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा हमारा पेपर एथिक्स का है, ये 250 नंबर के पेपर है। कल सर ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत बताता हूं क्या होता है। जब अनट्रेन्ड बच्चा होता है, सबसे बड़ी जो गलती, डिजास्टर्स गलती करता है, वो यही करता है। उसको लगता है कि अभी हम प्री की तैयारी कर लें। जैसे अभी मुझे किसी बच्चे ने कहा कि पहले हम जो है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तब हम जो है आगे सारा पढ़ेंगे। अब देखना, टाइम आपके पास लिमिटेड है। टाइम आपके पास 1 साल या 2 साल या 3 साल, जो भी आपने अपना टाइम बनाया वही केवल आपके पास टाइम है। पहले में आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कहानी कितनी विस्तारित है, ठीक है। दूसरे में अब इसमें क्या होता है कि हम प्री और मेंस को अलग अलग समझते हैं। मुझे बताओ, प्री में सब्जेक्ट जरा ध्यान से देखना, हिस्ट्री इतिहास, दूसरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी जरा जरा मेंस में देखो, हिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है, मैं अलग कलर से कर देता हूं। हिस्ट्री, यस, हाँ मिल गया। ज्योग्राफी, हाँ मिल गया। पॉलिटी, हाँ मिल गया।
इकोनॉमी, यस यहां पर है, ज्योग्राफी का विस्तारित पार्ट, एनवायरमेंट हो गया, और साइंस का पार्ट हो गया, यस है, अवेलेबल है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझोगे तो कभी भी आप जो है वो अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हें लास्ट में होगा, दो तरीके से डिजास्टर होता है। एक तो पहली बात, आप साल भर में अपना या 2 साल में अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते, और आप ये बात जानते हैं कि मैं जो सही, आपने अपने 10th में भी यही किया होगा, 12th में भी, लास्ट में हड़बड़ हड़बड़ जल्दी जल्दी पढ़ लो। लेकिन यहां पर मार्क्स वाला नहीं है कि इस बार जो है 62% की बजाय 61% आ गया तो चलो कोई बात नहीं है, पापा ने फिर भी मिठाई खिला दी। यहां ऐसा नहीं होता, ये कट थ्रोट कंपटीशन है, फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम चलता है। इस कंपटीशन में जो उस लाइन को पार कर पाएगा वही है, उसके पीछे यूपीएससी कुछ नहीं पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई या बर्बाद हो गई, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब जरा ध्यान से इस पूरी कहानी को समझना। सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तुम पूछते होगे ना कि सर टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स पढ़ने से पहले ना एक टाइम अपना लगाते हैं फ्रेम करने में, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनको अपना कैडर भी मिलता है, जिनको अपना सर्विस भी मिलती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो एक अच्छा खासा टाइम अपनी रणनीति को बनाने में और अपनी रणनीति को बार बार जो है वो क्या करता है, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। एक आपने घर बहुत अच्छा बना दिया और आपने महीनों भर झाड़ू नहीं लगाया, बहुत खूबसूरत संगमरमर लगवाया हुआ है, खूबसूरत जो है वो आपने अलमारियां बनवाई, लेकिन आपने महीनों से जो है उस पर साफ सफाई नहीं की। क्या होगा जब आप उस घर में देखोगे, चारों तरफ धूल ही धूल, खूब बढ़िया खूबसूरत टेबल चेयर सब लगाई, धूल ही धूल, गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ेगी, होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना पड़ता है, जब आप अच्छा घर बनाते हैं, आपने घर में भी यही किया होगा, जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसको बार बार क्या करते हैं, सफाई करते हैं उसकी, ठीक है। झाड़ू पोंछा लगता है, दीवारों पे जो है उसको साफ किया जाता है, पेंट अगर कहीं उखड़ गया तो उसको ठीक किया जाता है। कितना भी खूबसूरत घर, कितना भी फर्नीचर, सब कुछ, तो ये जब हम करते हैं तो हम अपने साथ क्यों नहीं कर रहे। अब जैसे कई बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि जब आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो अभी अचानक से आप इसको सही क्यों करने लगे। सही करने की जरूरत पड़ती है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपनी मेज को भी 3-4 दिन बाद कपड़ा मार देते हैं कि इस पर धूल के कण आ गए होंगे। तो वही है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे साथ पहले से भी जुड़े हैं या जो अभी नए जुड़ रहे हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि हमें अभी सफाई भी उसकी करनी है, ठीक है। हमें अपनी रणनीति बनाना भी सीखना है, और जिन्होंने रणनीति मेरे साथ बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है, उसको पॉलिश भी उनको करना आना चाहिए। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझते जाना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। जनरली मैंने अभी तक इसको खुले मंचों पर नहीं बताया है, अब आपके लिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इस गलती को ना करें। अब आपने देखा कि यहां पर जो प्री के टॉपिक्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। को मुझे बताओ, पॉलिटी में संविधान अलग होगा और मेंस में संविधान अलग होगा क्या? कहीं लिखा हुआ है कि पॉलिटी का संविधान और मेंस का संविधान? क्या पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी प्री की अलग होगी, मेंस की अलग होगी क्या? ठीक है, मैं बात आपको जो करने जा रहा हूं, यानी अगर मैं प्री की बात करूं और मेंस की बात करूं, क्या टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं? मुझे बताओ, क्या भूकंप प्री के लिए अलग होगा और मेंस के लिए अलग होगा? नहीं, भूकंप सिर्फ भूकंप है, एक अवधारणा है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसमें अगला काम करते हैं, जो बहुत थोड़े और भी होशियार स्टूडेंट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट छांट लेते हैं। अगला हम क्या काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है इसको, हम इसको सब्जेक्ट छांट लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी विषय कर लेते हैं। तो अब विषय उन्होंने जब देख लिया कि हाँ मेरा विषय ये है, तो अब जैसे उस विषय पर आ गए तो सर अभी आप अब देख रहे हैं यहां तक आप पहुंचते हो, स्टेप 3 तक पहुंचते हो, ठीक है, यहां तक आप होशियारी से पहुंच जाते हो, वीडियो ऑडियो देख के आपको सब पता होता है। स्टेप 3 विषय, सर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। कई बच्चे इसमें कहते हैं सर ज्योग्राफी प्री के लिए पढ़नी है, जैसे एनसीईआरटी, जैसे मैं बैच पढ़ा रहा हूं तो उसमें ज्यादातर का माइंडसेट ये है कि नहीं हमें प्री के लिए पढ़ना है, हमें जो है वो अभी जो है वो बेसिक पढ़ना है। किसी ने पहले भी दिन बोलिए सर वो एसएससी का पेपर है हमारा, तो हम जल्दी जल्दी हमें पढ़ा दो, ठीक है, हमें फैक्ट पढ़ा दो। तो पहले ही आपने डिसाइड कर लिया, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मान लो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये आपके सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट छाड़ लिया। सर अभी ज्योग्राफी चल रही है, जैसे मेरे से कई बच्चों ने कहा सर ज्योग्राफी बड़ी लंबी सी खिंच रही है, सर ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे सर इकोनॉमी कब पढ़ाएंगे? वो क्या होता है, वो केवल अपने सब्जेक्ट के लिए चिंतित है, उसको ये एक्चुअली नहीं पता है कि सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके बाद का चरण वो यहीं पर रुकता है। और आप मुझे बताइएगा ऐसा है या नहीं, आपका समर्थन चाहता हूं। जो मैं बात कर रहा हूं वो आपके ही बिहेवियर से निकालकर मैंने ये जो है क्लास बनाई है। आप मुझे बताइए यहीं पर आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? सर अभी ज्योग्राफी 2 महीने से चल रही, तो सर वो इकोनॉमी कब खत्म होगी, सर वो पॉलिटी कब खत्म होगी, सर वो साइंस कब खत्म करेंगे? ऐसे पूछते हैं कि नहीं पूछते? आप ईमानदारी से बताइएगा। ज्यादातर रोजानके नहीं पूछते, क्योंकि वो आते ही मैं पहले 10-15 दिन में उनकी मैं पुरानी धारणाएं तोड़ देता हूं। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो मुझे नहीं जानते या मेरे पढ़ाने के तरीके, या जो हम लोग उजांग गाइस एकेडमी में इनोवेशन करते हैं उसके बारे में जिनको नहीं पता होता है, वो अपनी जो है बकवास करते ही रहते कई बार। ऐसे कल ही मेरे पास मैसेज आया कि उसमें उसने मुझे बड़ा ज्ञान भगारा कि किसी बच्चे ने नंबर दे दिया होगा मेरा, तो
एज एन डायरेक्टर, एज एन टीचर, यू मस्ट बी प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो मैंने कल बताया ना कि पीडीएफ नहीं दूंगा, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया कि उसने मुझे, मैंने कहा थैंक यू मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाने के लिए, बट एक्चुअली ओजांग आईएएस एकेडमी में हम पीडीएफ कल्चर का विरोध करते हैं। ठीक है, हम अपना खुद का जो है डेवलप करते हैं, हम नोटा आर्ट, LWMI, क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? बोला नहीं नहीं, आई डोंट नो। मैंने कहा फिर आप क्वेश्चन मत पूछिए और इतना ज्ञान मत दीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मेरे लिए। ठीक है, मैं अपने बच्चों की उस रटी रटाई धारणा को तोड़ देना चाहता हूं। अब जरा ध्यान से देखो होता क्या है। इसके बाद जो स्मार्ट स्टूडेंट है, अब मैं यहां से बात करने जा रहा हूं स्मार्ट स्टूडेंट, और ये आपको मेरे साथ करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे साथ अब लंबे सफर में जा रहे हो, आप मेरे साथ कॉन्सेप्टर बैच में जा रहे हो। 2 साल का लंबा सफर होगा, बार बार मैं आऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तो वो जो नहीं घर का रामू नौकर उस तरह का मैं हूं। ठीक है, तो मैं आऊंगा झाड़ू पोछा करने के लिए, बार बार तुम्हारे स्ट्रक्चर पे आऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन मुझे पता है कि घर आप कितना भी बेशकीमती बनवा दो, संगमरमर से बनवा दो, भैया उसकी सफाई अगर नहीं होगी तो बड़ा गंदा लगेगा। जब बाहर का आदमी आकर बोलेगा अरे यार इसका घर तो बड़ा गंदा, सोफे पे बैठा नहीं जा रहा है, लोग बैठ जाते हैं ना कई बार, हो ऐसे ऐसे झाड़ते रहते हैं। ठीक है, या जो है धूल पे कोई अगर मेज पे हाथ रख दे, हो ठीक है पूरा धूल से भरा, तो मैं वो धूल नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, सिर्फ एक बार स्ट्रेटजी बता के रुकूंगा नहीं, बार बार हर महीने आऊंगा, हर महीने फिर मैं ऐसे सफाई करूंगा और सफाई करके फिर से चमकाऊंगा उसको कि अपने जब तक लक्ष्य पे लबासना में अपनी मेज कुर्सी जब तक नहीं लगा लोगे तब तक मैं आऊंगा और रामू का तरह उसको जो है क्या करूंगा, साफ करता रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओजांग का काम यही है बेसिकली। तो स्मार्ट स्टूडेंट इसके आगे जाता है। स्मार्ट स्टूडेंट जानता है कि इन सब्जेक्ट्स में, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, टॉपिक्स पढ़ना है। तुमने मेरे मुंह से आरएसएम की क्लास में सुना होगा कि टॉपर्स, मैंने कहा था ना एक बुकलेट बनाने को, याद है आरएसएम की क्लास जब मैंने ली थी रिवर्स स्टडी मेथड की। टॉपर्स सब्जेक्ट नहीं टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक्स निकालना बड़ा जरूरी होता है, यानी उसमें जो है वो जिसको हम लोग थीम भी बोलते हैं कई बार, वो निकालना सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब वो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स, अगर आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ते हो, क्यों मैं ज्योग्राफी से ज्यादा शुरुआत करता हूं, उसका बहुत बड़ा कारण, और क्यों मैं ज्योग्राफी का कोर्स बहुत लंबा लेके चलता हूं। कई लोगों को लगता है यार कोर्स खत्म नहीं होता। जब आप इस आर्ट को सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब मैं सिलेबस को इसीलिए बहुत विस्तार से बताता हूं, उसके फ्रैक्शंस करता हूं। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक इकोनॉमी में घुसा पड़ा है। ज्योग्राफी की सफर से मुझे सोसाइटी यानी कि पेपर 1 के बारे में मुझे अंदाजा हो जाएगा क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत हद तक जो है वो आईआर को डिफाइन करती है, इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन करती है, जो कि जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में है। यानी एक सब्जेक्ट का मैं जब थीम पकड़ लेता हूं, इसको मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोग जिसे कहते हैं, कि मुझे थीम्स के कॉन्सेप्ट्स पता चल गए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं प्री में भी अप्लाई कर सकता हूं और इन कॉन्सेप्ट्स को मैं मेंस में भी अप्लाई कर सकता हूं। मुझे बताइए एनसीईआरटी की क्लास, मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के जो बच्चे हैं या मेरे बाकी बच्चे, उनको मैंने नदी की ढाल के बारे में बताया कि नदियां जो है वो ढाल पर, पर्वतों पर अपने ढाल के अनुरूप क्या व्यवहार करती। मैंने उनको नदी की इच्छाकृतियां नहीं पढ़ाई, जैसे फैक्ट लिखा मैंने नहीं रटाया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया कि आखिर इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है, उनकी जीवन से उनको समझाया कि पर्वतों पर ढाल अधिक होने पर उनका बिहेव क्या होगा, मैदानों पर उनका बिहेव क्या होगा, और जो है डेल्टा में उसका बिहेव क्या होगा। और एक बार स्टूडेंट को समझ में आ गया तो फिर आप मुझे बताइए, मैंने वहां पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है, ऑप्शनल में डेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया उनको, ऑप्शनल में बताया कि किस तरह से स्थिराकृतियां काम करेंगी और डेविस का कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ किस तरह से आके जुड़ता है ऑप्शनल में। अब मैं एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक पे पढ़ा रहा हूं और मैं उनसे ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों ऐसा पॉसिबल। और बच्चों ने कहा हां समझ में आ गया कि इसके पीछे फैक्टर क्या है। उसका रीजन यही है कि उनको मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया। अब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो तुम्हें प्री में भी उसको लगाना आ जाएगा, मेंस में भी लगाना आ जाएगा और उसको जो है ऑप्शन में भी लगाना आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट को एक्चुअली में ऐसे पीस कर बिखेर दो। ठीक है, सबसे पहले, इसीलिए मैं सबसे पहले पीसता हूं उसको काफी ज्यादा, जो क्या कहता हूं उसको पहले मैं मथ देता हूं, उसके बाद मुझे मक्खन निकल जाता है, मैं उसको पीस कर बिखेर देता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता हूं, फिर मुझे वहां समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मुझे सब्जेक्ट से ज्यादा टॉपिक्स और थीम के साथ चलना होगा। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट के साथ चलना होगा और मुझे कॉमन डोमेन क्या अगला निकालना होगा, कॉमन डोमेन निकालना होगा। आप अपना माइंडसेट यहां रखते हो, और सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि 90 मार्क्स अगर टीचर ने ढंग से, जहां भी पढ़ना टीचर ने ढंग से अगर ज्योग्राफी पढ़ा दी ना, 90 मार्क्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर आप यहीं से पूरा कर लोगे। ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप ये बात समझ के देखो कि 90 मार्क्स जो है वो आपके जो 90 मार्क्स है यहां पर, ठीक है, जो जीएस पेपर 3 में आ रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स से पेपर में पढ़ रहे, आप ज्योग्राफी रहे हो और एग्रीकल्चर वो आपको पूरी करके दे देगा। आपको उसको लॉजिक पता होगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की देन है। वही सस्य प्रारूप पढ़ना है, वही भारत में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, वही अप स्ट्रीमिंग डाउन स्ट्रीमिंग, भारत में जो है वो मिट्टियों और उनके बारे में कौन सी फसलें हो रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पढ़नी है।
तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक सेगमेंट हमारा यही निकल कर आता है कि अगला मेरा जो स्टूडेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने यहीं रुकते हुए देखा है। चलिए सर, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आज हम पेपर 1 पढ़ेंगे, आज हम पेपर 2 पढ़ेंगे, लेकिन मेरा ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, यह समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। मेरे कितने टॉपिक ज्योग्राफी से निकलकर सोसाइटी में जाते हैं, समाज में, कितने मेरे टॉपिक्स इकोनॉमी में ओवरलैप करते हैं। जब आपको ये ओवरलैपिंग जिस दिन समझ में आने लगेगी, आपको सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा ये मुझे बताओ, जैसे जैसे आप तैयारी में आगे बढ़ते हो, या आपने जब बोर्ड एग्जाम दिया होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया होगा, या आपने कभी प्री दिया होगा, आप मुझे बताओ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें किस चीज से सबसे ज्यादा हमारी हालत खराब होती है। ठीक है, हमारी हालत खराब होती है जब टाइम कम हो जाता है और हमारे लगता है कि अभी इतना पढ़ना है। जब आप कहते हो इतना पढ़ना है, तो आपके अंदर एक धुक धुक होती है कि नहीं। जब आप पढ़ने बैठते हो, कभी आप ईमानदारी से बताना, ऐसे पसीना आता है, धुक धुक होती है, अरे यार अभी 10 दिन में मुझे ज्योग्राफी खत्म करनी, 10 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी। टाइम टेबल ऐसे ही बनता है, और मैंने ऐसे सैकड़ों की संख्या में टाइम टेबल देखे हैं। ठीक है, 15 दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 15 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर पता चला 5 दिन तो खाली सिलेबस इकट्ठा करने में लग गया, निकल गया, 10 दिन बचा, अरे क्या करूं यार, कैसे करूं। फिर क्या होता है, धीरे धक 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 होता है। और इसके पीछे लॉजिक देता हूं, 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग सेंटर नहीं जाते हैं। 3 महीने तक फॉर्म भरा, उसमें से मान लो मैं कह रहा हूं 50,000 बीमार पड़ गए, फिर भी जो है वो 5.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। और उनसे पूछ के देखना, वो कहते हैं तैयारी मेरी पूरी नहीं हो पाई। तो किसने तुम्हें रोका था? कौन तुम्हारी किताबें फाड़ के चला गया था, या तुम्हें जो नींद की गोली या जमाल घोटा खिला दिया था कि तुम पढ़ नहीं पाए? क्योंकि उनको डर लगने लगता है, उनको लगता है कि मेरा कोर्स पूरा नहीं पाया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा डर जो आएगा, आप मानना या ना मानना मुझे बताओगे, हाँ सर ऐसा ही है। तो आप जब उस डर को जब फील करते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई मेरे यहां पर बहुत अधिक समस्या हो रही है। और जब आप टॉपिक्स निकाल लेते हो कि ये मेरे कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR मेरा कवर हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरे टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं, मेरे ये सब्जेक्ट पूरे हो रहे हैं। यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे अब टॉपिक्स और थीम पढ़ना है। टॉपिक और थीम को पढ़ने से फायदा क्या होता है ये भी आप समझ लो, जब आगे आप स्मार्ट बन जाओगे। इसके प्रॉफिट्स क्या हैं? इसमें आप बुक को रिप्लेस कर सकते हो, इसमें नोट्स को रिप्लेस कर सकते हो, और इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको बुकलेट्स में। ये पतली पतली थीम बेस होती है, ये थीम बेस्ड होती है। एक 100 पेज की, 200 पेज की, 300 पेज की किताब को आप 10 पन्ने में कन्वर्ट कर लेते हो। आपको अंदाजा क्या होगा? सेंस ऑफ रिलीफ क्या होता है? मैंने आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बताया था। सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रिपरेशन के समय बहुत अच्छी होती है। जब मुझे 1 घंटे में यह आउटपुट देना है, मुझे आधे घंटे में यह आउटपुट देना है, आज मुझे इतना पढ़ना है, इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ रिलीफ। बस अब आप ये समझो दवाई कब कहां इस्तेमाल करनी है। पढ़ाई तैयारी के समय अगर सेंस ऑफ रिलीफ आ गया तो बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई के समय अगर सेंस ऑफ रिलीफ हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, वहां सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। मैंने इसकी वीडियो आपको बना के जो है पहले भी बता दी है। लेकिन जब आप, याद रखिएगा, जब आप एग्जाम समय पे आते हो तो आप सेंस ऑफ अर्जेंसी से ज्यादा आपको सेंस ऑफ रिलीफ चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम से पहले नींद नहीं आएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाएगी, घबराहट होगी, ठीक है, तमाम तरह के फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट करना पड़ेगा यहां पर आपको। और जब आप टॉपिक्स, बुकलेट्स, अरे यार इतना ही तो देखना है, अभी 1 घंटे में देख के खत्म करता हूं, ये मेरे कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं इसको पढ़ चुका हूं, तो आपके पास यह क्या जनरेट होगा, आपके पास सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट होगा। आप बहुत कूल और काम होंगे। कई जो बच्चे जो अगर उन्होंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, कोई है यहां पर, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, कोई भी यूपीएससी कोई भी एग्जाम, जिसमें उस समय तो एग्जाम होता है, डर लगता है, कोई स्टूडेंट है जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है? बच्चे ने लिखा, जैसे ऋतुकांत ने लिखा नेवी सर हमने किया, यूपी पुलिस किया है किसी ने, शाबाश। ये हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, एक तो हमारे बच्चे पुलिस में बहुत ज्यादा है, चलिए शाबाश। कोई कंपटीशन? मुझे बताइए, जिस समय आपने देखा होगा कई बच्चे होते जो घबराते रहते, जिस एग्जाम की रात में देर तक पढ़ते रहते, नाखून चबाते चबाते। जब आपने पूरे साल अच्छी मेहनत की होती है, आप जो टाइम टेबल, जब आप एग्जाम देने गए हो, आप मुझे जिस एग्जाम को आपने अच्छे क्वालिफाई किया है, आपने देखा होगा कि आप एग्जाम से पहले आप बहुत कूल और काम रहे होंगे। मैं कई ऐसे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं, वो क्या होता है, पिक्चर उच्चर देखने चले जाते हैं एग्जाम से पहले। आप परेशान होते हैं, वो पिक्चर उच्चर देखने चले जाते हैं। बोले अरे ठीक है यार, 1-2 दिन पहले तो किताब बंद कर देते हैं, बोले यार चिल करना, अब जो करना था वो हमने कर लिया,
ठीक है, और आप देखेंगे बड़ा कूल, बड़ा मस्त रहते हैं, आपको लगेगा अरे यार मेरा तो अभी एक चैप्टर मैं और पढ़ लूं, एक चैप्टर और पढ़ लूं, हो सकता है इसमें 2 नंबर और मिल जाए, और आप अगले दिन क्या होता है, आपको एग्जाम में नींद आ रही होती है, रात भर आपको नींद नहीं आती है, आप जो वो तबाह हो जाते हो। सो यहां पर क्या करना होता है, आपको कूल एंड काम रहने के लिए सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट करना पड़ेगा। अब इसको उल्टा कर लो, सेंस ऑफ रिलीफ कैसे जनरेट होगा, जब आपके पास बोझ नहीं होगा। जब आप बोझ नहीं होगा, बोझ कम नहीं होगा, जब आप बुकलेट्स तैयार करोगे। पीछे आ जाओ, बुकलेट्स कब तैयार करोगे, जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स और थीम तैयार होंगे, तब आप बुकलेट तैयार करोगे। यही है ट्रू तैयारी का तरीका। इसलिए मैं सिलेबस पर इतना ध्यान देता हूं, सिलेबस के फ्रैक्शंस लेकर आता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि यार मैं जो ज्योग्राफी तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है, मैं सोसाइटी भी कवर कर पा रहा हूं, मैं इतने सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहा हूं। या जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जो है वो सोसाइटी की थीम, अंतरराष्ट्रीय डिमांड्स को मैं समझ पा रहा हूं। मैं एथिक्स का भी बेस बना रहा हूं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एथिक्स का मतलब क्या होता है, नीतियों का पालन करना। जीएस पेपर 4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। नीतियां, बेईमानी कब होती है, भ्रष्टाचार कब होता है, पूरा पूरा उसका एक बहुत बड़ा पार्ट एंटी करप्शन के बारे में है, भ्रष्टाचार को निवारने, सही निर्णय लेने के बारे में। तो निर्णय मैं सही क्यों नहीं लेता हूं, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर कोई भय है, मेरे अंदर कोई डर है। तो आप ये सोचिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आप एथिक्स के बारे में भी आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लिंक करना आना चाहिए। क्लियर है?